अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुहेब हसन। आज हमारा डॉन न्यूज़पेपर का जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसके अंदर, उसमें हमारा एक गजा के बारे में है, दूसरा क्लाइमेट चेंज के बारे में है, एक हमारा हुकूमत की नजकारी पॉलिसीज के बारे में है और एक लास्ट हमारा हेल्थ केयर के बारे में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन टॉपिक्स में से किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, सीएसएस का हो या पीएमएस का हो या इसके अलावा कोई और मुकाबले का इम्तिहान हो, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल इस तरह से कवर करेंगे कि आर्टिकल भी आपका यानी कि न्यूज़पेपर के तौर पे आर्टिकल भी कवर हो जाए और ये पूरा एक किस्म का टॉपिक भी आपका कवर हो जाए, ताकि इस पे किसी भी किस्म का अगर क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन भी लिखने के काबिल हो सके। दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं, एडिटोरियल पे, दैट इज गजाज हारत। दोस्तों, ये इसमें से इस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं, इसको भी देखना जरूरी है। एक चीज याद रखें कि गजा के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर ये चीज पूछी जाएगी कि इस टाइम वहां पे क्या क्राइसिस चल रहा है और मुसलमानों को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक में से बन सकता है। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे या जब मैं इस आर्टिकल को एक्सप्लेन करूंगा तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी आर्टिकल के अंदर से मिल जाएगा। दोस्तों, ये टॉपिक बेसिकली है कि इसराइल किस तरह से जो फलस्तीन के मुसलमान हैं उन पर जुल्म और स्तम कर रहा है। ये इस चीज के यानी कि इर्द गिर्द ये टॉपिक मूव करेगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज आपने ये चीज देखनी है कि इसराइल के जुल्म की वजह से तकरीबन इस टाइम फलस्तीन के अंदर मोर देन 53,000 पीपल ऑलमोस्ट शहीद हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की, औरतों की भी शामिल है और सिर्फ ये बात यहाँ तक आगे रुकती नहीं है। अब तो जो इसराइल का वजीर आज़म है नेतन्याहू, वो तो अभी ये कहता है कि हमने जो फलस्तीन का ये जो गजा की पट्टी है इस पे टोटल कब्जा करना है। और इवन कि आप जो इंटरनेशनल न्यूज है, अगर आप उसकी न्यूज को भी सुने तो वो कहते हैं कि बेसिकली ये डोनाल्ड ट्रंप का भी उसका भी एक ये मंसूबा है कि गजा में से 10 लाख लोगों को निकाल के लीबिया के अंदर यानी कि ले जाया जाए ताकि वहां पे इसराइल का कब्जा हो सके। दोस्तों, अब ऑलमोस्ट कि उन्होंने वो जितना भी इलाका है उस टोटल का मुहासरा भी किया हुआ है जो इसराइल की फौज है, ताकि वहां पर कोई किसी किस्म की इमदाद, वो मेडिसिन हो या खुराक हो, वो भी ना जा सके। मतलब कि इंतहाई प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं इसकी सोल्यूशन की बात करूं तो दोस्तों, एक तो हर मुसलमान का कोई ना कोई फर्ज बनता है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस तरह मोबाइल हर बंदे के पास है, तो इस मोबाइल इसके अंदर एक सोशल मीडिया की ऐप है। आप सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर मैं मुसलमान कंट्रीज की बात करूं तो ओआईसी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पज है कि मुसलमानों के खिलाफ सब लोग उठ के खड़े होंगे। अब सवाल ये है कि जब इस तरह का मौका आया है तो ओआईसी को अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, मिल के इसराइल पे और वेस्ट पे जो इसको इसराइल को बैक करते हैं उन पे एक प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। अगर मैं अमेरिका की बात करूं दोस्तों, कि आपको पता है कि वहां पे अब ट्रंप की हुकूमत है और ट्रंप खुद को अमन का दाई समझता है। वो कहता है कि अब यूक्रेन या रशिया की वार क्यों ना हो, मुझे वो भी बंद करवानी है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग क्यों ना हो, उस पर भी सीज फायर करवाया है। ईरान के साथ क्यों ना हो, वहां पे उसके साथ भी मामला को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। बात यह है कि अगर वो अमन का दाई खुद को समझता है तो कम से कम उसे इसराइल को जो फौजी इमदाद दे रहा है उसे या उसे जो माली इमदाद दे रहा है वो बंद करनी चाहिए और उस पर प्रेशर बिल्ड करना चाहिए, ताकि जो फलस्तीन के मुसलमान हैं उन पर जुल्म स्तंभ बंद हो सके। थैंक यू। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट प्लानिंग के बारे में। जिस तरह टॉपिक से ही वाज़ेह है कि क्लाइमेट के बारे में हमने बात करनी है। दोस्तों, एक बात याद रखें कि क्लाइमेट इशू ये सारी दुनिया को फेस करना पड़ रहा है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से किस तरह के सवाल आ सकते हैं कि क्लाइमेट के रिलेटेड, ताकि आपको क्वेश्चन को सोल्व करना भी आसान हो सके। दोस्तों, एक चीज याद रखनी है कि क्लाइमेट के रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आना है तो इसके काजिल और इसके सोल्यूशन लाजमी पूछे जाएंगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इस टाइम हमें क्लाइमेट रिलेटेड क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। अच्छा, आर्टिकल में भी वो इसी हिसाब से चीजों को डिस्कस करता है ताकि इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल सके। दोस्तों, क्लाइमेट के बारे में जिस तरह अब आपको पता है कि जो समर सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। हर गुजरते दिन के साथ साथ जो गर्मी है वो पहले की निस्बत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि जहां पर 45 सेंटीडिग्री से भी टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है, जिसमें ज्यादातर जनूबी पंजाब के इलाके या सिंध के इलाके शामिल है। और जो टेम्परेचर है वो 4 to 7 सेंटीडिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है, इस बार किया जा रहा है एवरेज से।
सो इसका मतलब कि टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और हमारे जो मिनिस्टर है क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की और वहां पे बताया कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो इस बार बड़ी जल्दी से मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि हमें, आपको पता है कि हमें हमें जो साफ पानी है वो ग्लेशियर की सूरत में हमें मिलता है। सो अगर वो भी मेल्ट होंगे तो इसका मतलब कि पानी की किल्लत को भी हमें फेस करना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर। और सिर्फ यही चीज नहीं, आपको पता है कि हमारा इंडिया के साथ भी जो सिंध माहिदा था वो भी मुअत्तल हो चुका है। उसके भी मुअत्तल होने के बाद हमें वहां से भी इश्यूज क्रिएट होंगे। तो इसका मतलब ये कि ये जो हमारे पास एक ऑप्शन थी ये भी इफेक्ट हो रही है जस्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो बात सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकती, इवन कि अगर आप लैंड की बात करो, एग्रीकल्चर लैंड की, तो वो भी बंजर होती जा रही है हीट वेव्स की वजह से। तो दोस्तों हुकूमत इस पे इनिशिएटिव ले रही है, इसके सोल्यूशन के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बना रही है। जिस तरह हॉस्पिटल्स के अंदर हीट वेव काउंटर बनाए जा रहे हैं, और जो मेडिसिन है, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, उसको मेक श्योर किया जा रहा है कि ताकि वो हॉस्पिटल्स में लाजमी मिल सके, ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन से डील किया जा सके। सो दोस्तों सिर्फ इतना काम करने से ये मसला बेसिकली हल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको एक चीज को मेक श्योर करना है कि इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी बेसिक वजह क्या है। ये जो सोल्यूशन है, ये सिम्टम्स है, जिसको जो जो उसका रिजल्ट है उस रिजल्ट को डील किया जा रहा है। जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या वायु का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या ग्रीन हाउस गैसेज जैसे हम कहते हैं, जिसमें मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये हवा में होते हैं। और ये सूरज से जो रेज आती है ना, उन रेज को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। पहले वो अर्थ पे जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज, अर्थ उनको रिलीज करता है, कन्वर्ट कर देता है इंफ्रारेड रेडिएशन में। वो इंफ्रारेड रेडिएशन ऑब्जॉर्व हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है, जिसकी वजह से इस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो कम हो, तो उसके लिए दो काम किए जा सकते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्लांटेशन करें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल कर लेते हैं जो प्लांट्स होते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। सो इसका बेनिफिट ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वो कंज्यूम कर लेंगे। सो जितने ज्यादा हो सके हमें प्लांटेशन करनी चाहिए। दूसरी ये कि ह्यूमन पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आपको पता है कि उतनी ज्यादा फोसिल फ्यूल की कंजप्शन बढ़ती जा रही है। आप फोसिल फ्यूल मतलब जब कोयले को, ऑयल को या गैस को बंद करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और नेक्स्ट ये कि हमें जितनी जल्दी हो सके हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे जाना चाहिए, जिस तरह सोलर पैनल हो गया, हाइड्रो एनर्जी होगी, हमें इस टाइप की एनर्जी भी, जिसे हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, इस तरफ मूव करना चाहिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फील्ड ऑक्शन। ये हुकूमत की बेसिकली नजकारी पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इससे क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पास कि हुकूमत की जो नजकारी पॉलिसी है उसमें कौन कौन से फ्लॉज हैं और उसको किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, या जो इन्वेस्टर है उसके कॉन्फिडेंस को ये किस तरह इफेक्ट करते हैं। दोस्तों हाल ही में हुकूमत ने फैसला किया था कि वो अपने 3 थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं, जिसमें फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़ और जामशोरों का जो थर्मल पावर प्लांट्स है, इसकी नजकारी करेगा, मतलब इसको फरोख्त करेगा। लेकिन होता यह है कि जब जिस दिन को इसकी ऑक्शन करनी थी, उस दिन सिर्फ जो इन्वेस्टर था उसने सिर्फ जामशोरों का जो थर्मल पावर प्लांट था उसको परचेज करने की हामी भरी, बाकी 2 जो प्रोजेक्ट थे उस पर उसने इन्वेस्ट ना करने के लिए हुकूमत को प्रेशराइज किया। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हुकूमत कहती है कि हमने तीनों एक साथ ही इनकी ऑक्शन करनी है। अब जो इन्वेस्टर था, इन्वेस्टर ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रेज किया कि हमें इस चीज में मसला आ रहा है कि हुकूमत जो पॉलिसीज बना रही है, फॉर एग्जांपल जो टैक्स लगा देती है इन पे, और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं सुना जाता। इस वजह से जो नजकारी पॉलिसी है ना हुकूमत की, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। इससे पहले भी आपको पता है कि हुकूमत ने फैसला किया था कि उसने जो हमारी PIA है उसकी नजकारी करनी है, लेकिन वो भी क्योंकि हमारी पॉलिसी सही नहीं थी, हमारे जो इन्वेस्टर के तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर हमने पहले वर्क नहीं किया हुआ था, इसलिए उसकी भी अभी तक नजकारी नहीं हो सकी। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो इसका बोझ पड़ता है, क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहे होते हैं, ये जो अदारे होते हैं, इसलिए इनको, ये जो प्लांट्स हैं ये वर्क नहीं कर रहे होते सही तरह से, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए हम चाहते हैं कि इन्हें प्राइवेटाइज कर दें। सो जब वो प्राइवेटाइज टाइम से नहीं होते, उसका बोझ सारा का सारा अवाम पे पड़ता है। अवाम उस पे जितना भी उस पे बर्डन आता है, जो उस पे कर्जा बढ़ रहा होता है, वो सारा अवाम जो है वो अपनी जेब में से अदा करती है। और आपको वैसे भी पता है कि जो आला तबका है या जो करप्ट लोग है या मालदार लोग है, वो तो वैसे भी टैक्स नहीं देते। सो सारा का सारा बोझ अवाम को अदा करना पड़ता है। सो हुकूमत ने अगर नजकारी करनी चाहती है तो हुकूमत को सबसे पहले तो ये चाहिए कि अपना जो
होमवर्क है वो कम से कम मुकम्मल करके आए, ताकि उसे पहले पता हो कि ये वाले तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन्वेस्टर के, वो इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को पहले ठीक कवर करने की ज़रूरत है, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की ज़रूरत है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंटल हेल्थ केयर के बारे में। दोस्तों एक चीज पहले ये चीज देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि के हमें कौन कौन से चैलेंजेस है अपने मेंटल हेल्थ केयर को बेहतर करने के लिए, और इसको हुकूमत इस टाइम कौन से इकदाम उठा रही है, और इसके बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि ये मेंटल हेल्थ केयर के बारे में, तो WHO एक बात कहती है कि जो हमारी मेंटल हेल्थ केयर है वो हमारी मईशत के साथ, हमारे मुल्क की मईशत के साथ और हमारे माशरे के जो मसाइल होते हैं उनके साथ जुड़ी होती है। कोई भी पर्सन अगर मेंटली ज्यादा स्टेबल है, बेहतर है, तो वो अपनी मईशत को भी ज्यादा बेहतर करेगा, यानी कि मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगा। और दूसरा कि वो जो जितने भी उसके मसाइल होंगे, वो घरेलू हो या उसके माशरे के अंदर हो, उनको बेहतर अंदाज में अच्छी प्लानिंग करके उसको कवर करने की प्लानिंग कर सकता है। सो अगर मैं बात करूं अपने आज के टॉपिक के बारे में, तो दोस्तों हमारे जो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, अव्वल तो हमारे यहाँ पे इतने हॉस्पिटल ही नहीं है, तकरीबन 80% तो इलाज ही मुमकिन नहीं हो पाता। और आपको ये भी चीज याद रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी भी उतनी ज्यादा नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी को यूज करके ताकि इस मसले का बेहतर हल निकाला जा सके। और जो डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी नहीं की जाती कि वो सही तरीके से जो बीमारी है उसकी तशखीस कर सकें, क्योंकि जब तक बीमारी का आपको पता नहीं लगना, आप उस टाइम तक बेहतर इलाज नहीं कर पाते। इसलिए इन तीनों चीजों की कमी थी। सो अब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो नए हॉस्पिटल भी बनाएंगे, और जिन हॉस्पिटलों में असामियां जो थी वो खाली थी उनको भी पूरा किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक काम और उन्होंने किया है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, ये हमारे मेंटल हेल्थ केयर के बारे में इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि ये लोग आवाम की बेहतरी के लिए कोई काम कर सकें।